Hi everyone, today we are going to revise the chapter Chemical Equations and Reaction for the Science Board exam of class 10th. ओके सो पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस का कंसेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है नया, लेकिन केमिकल चेंजेस में आपके प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो हो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो रिएक्टेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपने आटा गूंदा है, राइट? सो दैट वुड बी योर फिजिकल चेंज। आपने कोई पेपर को टीयर कर दिया, वो एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अपने आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं ताकि वो एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर सके, और इस नए सब्सटेंस की अलग प्रॉपर्टी होती है। ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये सब केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोई गैस इवॉल्व होगी, कोई कलर में चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, या स्टेट में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, जो एक्चुअली में अंडरगो रिएक्शन जा रहे हैं, मतलब दे आर अंडरगोइंग इन रिएक्शन। और प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपका उसका कॉन्सिक्वेंस है रिएक्शन का, दैट वुड बी प्रोडक्ट। सो यहाँ पर अगर हम एक इक्वेशन देखें, अगर मैं मैग्नीशियम को बर्न करूँगी ऑक्सीजन में, ऑफ कोर्स आप एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो तो वो कंबशन प्रोसेस है, तो उसमें ऑक्सीजन आपका मिलेगा और वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, और वो एक वाइट कलर की ऐश होगी विच वुड बी बेसिक इन नेचर। तो मैग्नीशियम इज अ मेटल, और मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। मतलब कि अगर मैं इनके ऑक्साइड्स को पानी में मिक्स करूँ तो बेस बनेगा विच वुड बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या रिएक्टेंट्स है और ये क्या प्रोडक्ट है, अगर हम इसको देखें। अब और भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो क्या बन जाता है, मिथानॉल बन जाता है, या मिथाइल अल्कोहल जिसका नाम है। मिथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3OH। ठीक है, फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है, आपके रिएक्टेंट्स है, और मिथानॉल क्या है, आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, इन द सेम वे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर मैं मिलाती हूँ तो आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, विच इज अ कार्बोनेटेड कंपाउंड। ओके, C6H12O6। ठीक है, प्लस साथ में ऑक्सीजन निकलती है एंड H2O। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। दैट इज वाई प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज होता है। तो ये रिएक्टेंट्स है CO2 और वाटर, और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर क्या है इधर, आपके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ की जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक प्रॉपर्टी लेंगे, एक एक फैक्टर लेंगे और उससे रिलेटेड रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो पहली रिएक्शन है कि चेंज इन स्टेट एंड कलर, की कलर और स्टेट में चेंज आ रहा है। तो हमने लीड नाइट्रेट लिया और पोटाशियम आयोडाइड लिया, इसको हमने रिएक्ट करवाया। ये दोनों एक्वस है, एक्वस मतलब पानी में है, पानी में मिक्सड है। ठीक है, और लीड आयोडाइड बन गया। अब ये दोनों एक्वस है, मतलब पानी में मिल सकते हैं, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है लीड आयोडाइड, ये क्या है, इनसॉल्यूबल है, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट इज समथिंग विच इज इनसॉल्यूबल, बच गया नीचे। लीड आयोडाइड इज अ येलो प्रेसिपिटेट हेयर। तो यहाँ पर स्टेट भी चेंज हो गया और कलर भी चेंज हो गया। ये सॉल्यूबल थे दोनों और ये क्या हो गया, इनसॉल्यूबल हो गया।
प्लस आपका पोटेशियम नाइट्रेट आ जाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या है, PbNO3 2, तो लेड NO3 2 प्लस KI, तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो इसलिए ये आपका फॉर्मूला बना लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड gives lead iodide, which is a yellow precipitate, and it is a product of the reaction of lead nitrate and potassium iodide plus KNO3, which is potassium nitrate. Okay, रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन क्या है कि लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दे आर रिएक्टेंट्स विच आर कलरलेस, ये दोनों क्या है, कलरलेस है। लेकिन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, लीड आयोडाइड, जो कि येलो कलर होगा और इनसॉल्युबल होगा। तो ये बताता है कि इवन दो रिएक्टेंट्स वर कलरलेस एंड दे वर सॉल्युबल इन वाटर, जो आपका प्रोडक्ट आया है वो इनसॉल्युबल है प्लस येलो है, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। ओके, अब सेकेंड हमें पता लग रहा है कि केमिकल चेंज हुआ है, और वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस से, कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है और टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो हम ये दोनों फैक्टर साथ लेके चल रहे हैं। तो रिएक्शन हम जिंक लेंगे, जिंक का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हमने जिंक लिया Zn और हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। तो जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट, तो हीट इज इवॉल्व्ड एज ऑफ टचिंग द फाइनेट हॉट फोर्स, तो में हीट निकलेगी, तो हमें पता लगेगा कि टेम्परेचर में भी चेंज आया है। और दूसरा कि जब हम लाइटेड कैंडल को पास में ला रहे हैं जहाँ रिएक्शन हो रहा है, तो हम देखेंगे कि वो पॉपिंग साउंड से बर्न हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस होती है जो कि पॉपिंग साउंड से बर्न होती है, तो इससे हमें ये पता लगा कि हाँ, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुई है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, विच इज़ लाइक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वाइट ऐश प्रोड्यूस्ड होता है जो कि बेसिक इन नेचर है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। अगर आप मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, मतलब बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का ऐश होगा जो कि बेसिक होता है नेचर में, मतलब ये आप याद रखेंगे, जितने भी मेटल है और उनके ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं। सिर्फ एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होती है, मतलब बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर के, और किसी को होते ही नहीं है। केमिकल इक्वेशन अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे। तो हमने ये पढ़ लिया कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कलर में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना और स्टेट में चेंज होना, ठीक है। तो इनके हिसाब से हमने एक रिएक्शन भी देख ली। चेंज इन स्टेट एंड कलर पे हमने क्या देखा कि लीड आयोडाइड बना था जो कि येलो प्रेसिपिटेट है। फिर हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस में देखा कि जिंक को जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो हमारे 3 स्टेजेस होते हैं केमिकल इक्वेशन की। पहला केमिकल इक्वेशन, जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन करना होता है केमिकल इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसमें आपको फॉर्मूला और सिंबल्स लिखने होते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि लीड नाइट्रेट लिखिए, तो यू शुड नो दैट लीड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है। इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड, देन योर इक्वेशंस विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि लीड की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, PbNO3 2 बन जाएगा, ठीक है। तो द थिंग इज कि यू in order to make correct skeletal equation you should know the valency of each element and in some cases compounds also, like नाइट्रेट का पता होना चाहिए क्या वैलेंसी होती है, कार्बोनेट की क्या वैलेंसी होती है और सल्फेट की क्या वैलेंसी होती है। तो यू शुड नो दैट हाइड्रोक्साइड की क्या वैलेंसी होती है। तो पहले हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे विच इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दिस इज वन एग्जाम्पल। अब हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिनको हम सिंबल्स और फॉर्मूला में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम Mg और O2 इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन
इन रियलिटी ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम O2 लेंगे, नॉट O। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो भी क्या होती है, 2 होती है। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, MgO आ गया। क्लियर है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें आपके राइट और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एक एलिमेंट के वो सेम होते हैं, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर Mg के कितने एटम्स है, 2 है। इधर भी देखो 2 है। O2 के ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होकर ऑक्सीजन 2 है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एक एलिमेंट के वो सेम होते हैं ऑन दी LHS एंड दी RHS साइड। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। चलो पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। मतलब इसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका एक ही बनेगा। ठीक है। वो क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करती हूँ, जैसे बर्निंग ऑफ कोल ले रहे हैं, कोल इज व्हाट, कोल इज कार्बन, प्योर कार्बन। ठीक है। प्लस O2 तो क्या बन जाएगा, CO2। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए और प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हमने लिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। क्या बना, दो आपके सब्सटेंसेस थे, दो रिएक्टेंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बन रहा है विच इज वाटर, H2O। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइम। स्लेट लाइम कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं सॉलिड, उसको पानी में मिक्स करते हैं वाटर, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम देखो यहाँ पर आपके दो रिएक्टेंट्स है, कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ओके। तो इसको करके क्या आपका निकल रहा है, क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है। ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स है दो और प्रोडक्ट क्या है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट दैट दिस प्रोसेस इज वेरी एक्सोथर्मिक, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक नेम जो आपको याद रखना है वो क्या होता है, क्विक लाइम होता है। ठीक है। जो क्विक लाइम है बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ ताकि वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना सके, और वो सिंगल प्रोडक्ट क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। क्लियर है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपको कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में मिक्स करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नेम बताइए, मतलब केमिकल नेम यू शुड नो एंड अ जनरल नेम यू शुड नो। ओके। एंड ये कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा, एंड दैट वुड बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है इसलिए एक्सोथर्मिक, और कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि दो प्रोडक्ट से हम मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर। चलो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे HCl का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज एन एसिड। ओके। तो हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो हम H2 लेंगे। इन द सेम वे क्लोरीन। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है, आपका HCl बनता है विच इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन दो रिएक्टेंट्स है और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके। ऐसे ही हम Na लेते हैं सोडियम, और आप क्या करते हैं, Na इज सोडियम एंड क्लोरीन Cl2 लिया हमने। ओके। और Na और Cl2 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा विच इज आर कॉमन सॉल्ट। तो मेक श्योर दैट यू बैलेंस द इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है ये मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन अभी हम पहले इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट्स पे वर्क करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन में आप बैलेंसिंग नहीं सीखते हैं, आप पहले से ही पूरे साल बैलेंसिंग सीख के आते हैं। तो जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बैलेंसिंग के आप क्वेश्चंस कुछ कर सकते हैं रिविजन के लिए, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे बैलेंसिंग करना सीख रहे हैं सो दैट इज नॉट समथिंग यू शुड डू। चलो अब आता है वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स।
हमने अभी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड को मिला के वाटर में हम क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। अब देखो, ये जो स्लेक्ड लाइम होता है इसको हम वॉल्स में अप्लाई करते हैं और रूफ में, रूम की जो वॉल्स है उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, रूफ में भी अप्लाई करते हैं। तो 2 से 3 दिन बाद क्या होता है कि जो स्लेट लाइम होता है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसको बहुत ज़्यादा शाइनी वाइट फिनिश देते हैं। तो जैसे चूना लगता है, एक बार जब आप पेंटिंग करा रहे होते हो, कभी कभी वाइट वॉश कराते हो, तो क्या करते हैं, पहले वाइट वॉश के टाइम पहले वाइट करेंगे वॉल्स को, तो एक्चुअली वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लगा रहे होते हैं, ठीक है। और इसको फिर थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो जो है आपका स्लेट लाइम है वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करे और कैल्शियम कार्बोनेट बनाए, जो कि उसको बहुत ज़्यादा शाइनी फिनिश देगी वॉल्स को, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एक्वस, ठीक है, एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ है, ठीक है, नॉट सॉलिड, पानी में। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और प्लस H2O वाटर निकालेगा, वाटर भी बनाएगा, जिसकी वजह से शाइनी लुक आएगी। ओके, चलो अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि इसमें एनर्जी निकलती है। कोल का बर्न होना एक्सोथर्मिक है। नेचुरल गैस का बर्न होना एक्सोथर्मिक है, जैसे आप गैस चलाते हो घर पे, तो वो क्या रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। सिलेंडर में क्या भरी हुई है, गैस ही तो भरी हुई है, एलपीजी। तो जब आपने उसको जलाया तो हीट प्रोड्यूस हुई, राइट, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कोयला जलाते हैं, जो आपकी आयरन होती है, जो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि कोयला डालते थे उसको गर्म करने के लिए, तो वो भी गर्म करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर एज अ रिजल्ट कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो प्रोडक्ट्स या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक सिंगल, सॉरी, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। क्लियर है? सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अब हम ये इन तीनों प्रोसेस में एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए प्लीज, क्योंकि अगर आपको ऐसे केस स्टडी बोल दे कि एक आपका सब्सटेंस है ए, ठीक है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CO2 निकलता है, ठीक है, और वाटर हो रहा है, तो बताओ वो सब्सटेंस ए क्या है, तो दैट वुड बी मिथेन। तो यू शुड रिमेंबर द रिएक्शंस, रटना नहीं है लेकिन समझना है, ठीक है, लर्न। साइंस इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। चलो, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में हम मिथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या आपके प्रोडक्ट्स निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड लॉट्स ऑफ हीट। ओके, मिथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH4 होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में रेस्पिरेशन में होता क्या है कि आप, पहली बात, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बहुत डिफरेंट प्रोसेस है। ब्रीदिंग इज लाइक इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो एक्चुअल में ऑक्सीजन में इनहेल कर रहे हैं, वो हमारे ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और आपके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये किसमें होता है, रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, अगर आपको पता हो सबको। तो एनर्जी, इसलिए आप देखेंगे कि आप खाना खाते हैं तो जब आप खाते हो तो आप यूजुअली गर्म रहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज विच इज इन एक्वस फॉर्म, अगेन पानी में मिला है, लिक्विड फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो हम ब्रीदिंग की हेल्प से बाहर कर देते हैं, प्लस वाटर निकलेगा, ठीक है। दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन। नाइट्रोजन गैस को जब मैं ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO,
ठीक है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ठंडा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए ठंडा होता है। यूजुअली आपने देखा भी होगा कि नाइट्रोजन यूजुअली ठंडी गैस होती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक एग्जांपल लेंगे फेरस सल्फेट का। हम फेरस सल्फेट रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे। फेरस सल्फेट पूछ सकते हैं कि देयर इज अ रिएक्टेंट ए विच इज ग्रीन इन कलर and when it is heated it breaks into, it gives the products like for example B and C and there is sulfur trioxide. So you must remember the reaction here that A is ferrous sulfate which is green in color. Green color से ही आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड बनेगा जो कि सॉलिड होगा, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर? अब हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। हमने लीड नाइट्रेट वाली अभी एक रिएक्शन देखी थी, ठीक है, जिसमें क्या था, हमने पढ़ा था कि चेंज इन स्टेट हुआ था, मतलब वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन थी, प्रेसिपिटेट बना था उसमें। ये लीड नाइट्रेट ये रहा आपका, ठीक है, कि जब मैंने लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया था। तो अब मैं इसी लीड नाइट्रेट को तोड़ने वाली हूँ, ठीक है, PbNO3 को। तो ये सिंगल रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होगा। तो PbNO3 को जब मैं हीट करती हूँ तो लीड ऑक्साइड बनाता है PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विच इज़ अ ब्राउन गैस की फॉर्म में निकलेगी और ऑक्सीजन गैस। आपको रिएक्शन आ सकती है कि एक सी कंपाउंड निकल रहा है विच इज इन ब्राउन कलर, ब्राउन गैस है, तो बताओ वो कौन सी गैस है। तो डैट वुड बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम एक बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करके हम डिकम्पोज कर रहे हैं पानी को। तो इसमें हम हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रोलिसिस पता है आपको कि हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, उसमें आप H2SO4 भी डाल सकते हैं और 2 रोड्स लेते हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड का जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है। मैं कैटायन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कैथोड की बात कर रही हूँ। और एनोड का नेचर होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को हम पहले मतलब ऑफ कोर्स रन कराएंगे करंट को। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगी और ऑक्सीजन गैस एनोड पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो नेचर है नेगेटिव होता है, क्योंकि वो एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तो वो पॉजिटिव पे जाके अट्रैक्ट होगी विच इज़ एनोड। हाइड्रोजन जो है देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका नेचर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये कैथोड के पास जाके डिपॉजिट होगी जो कि नेगेटिव इन नेचर है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस का विच इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि जब मैं वाटर को ब्रेक करती हूँ यूजिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस, करंट के थ्रू, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। बट यहाँ पर आप देखिए कि जो हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से। अगर मैं इसके एटम्स देखूँ, हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं, 2⁴, ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं, 2। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो आएगी इसमें वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यही वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरी है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई कर दिया कि हाइड्रोजन गैस कैसे है। तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन गैस जो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है। तो जब आप एक लाइटेड कैंडल लेके आएंगे कैथोड के पास, तो क्या होगा, आपकी पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, हाइड्रोजन जल सकती है, इसलिए हाइड्रोजन एक एज अ ग्रीन फ्यूल भी यूज होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस को आप कैसे करेंगे कि अगर हम एनोड के पास एक लाइटेड कैंडल लेके आएंगे तो हम देखेंगे उसकी जो फ्लेम है वो ब्राइटर और चमक से और मतलब और ब्राइट चमकेगी। वाई? क्योंकि ऑक्सीजन जो है कंबशन का सपोर्टर होता है, हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है, मतलब वो जलती है, इसलिए हाइड्रोजन को क्लीनर फ्यूल या ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है। जबकि ऑक्सीजन जो है कंबशन का सपोर्टर होती है, वो सपोर्ट करती है कंबशन को, इसलिए जब आप फ्लेम को पास लेके आएंगे तो फ्लेम बहुत ब्राइटर तरीके से चमकेगा। ओके, चलो अब आ जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, उसके ही सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन अब आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ऐसे इक्वेशंस देंगे और आपको बताएंगे कि इज दिस रिएक्शन पॉसिबल और नॉट,
और बताओ कि इधर कौन सा कंपाउंड आएगा, ऑप्शन में दे दिया। अगर यहाँ पर सपोज Ag दे दिया विच इज सिल्वर, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि Ag कॉपर से लेस रिएक्टिव है। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छी तरह पढ़े, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक हाई रिएक्टिव सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को उसके एक्वियस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। जैसे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट जो होता है उसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो जब मैंने आयरन और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया आपका, फेरस सल्फेट बन गया। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बना दिया विच इज फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग से हो गया। अब जो हम देखेंगे जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो फेड हो गया, तो फेड होने से पता लग गया कि नया कंपाउंड बना है विच इज फेरस सल्फेट जो कि एक्वियस है, और कॉपर अलग से सॉलिड फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम एक और रिएक्शन लेंगे जिंक और कॉपर सल्फेट की। अगेन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। नाउ अब हम लेड और कॉपर सल्फेट लेंगे। अगेन लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर, ठीक है। आपको सबकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे लेड की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, कॉपर की भी वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है, तभी आप सही फॉर्मूला बना पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे, ओके। तो कॉपर जो है जिंक पे डिपॉजिट हो जाएगा और लीड पे एज अ ब्राउन कोटिंग, तो जो कॉपर निकलेगा वो क्या है, जिंक पे और लीड के ऊपर एज अ ब्राउन कोटिंग डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था जिसमें हमारा एक एलिमेंट था और एक कंपाउंड था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों ही कंपाउंड्स होते हैं और वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। जैसे बैरियम यहाँ पर सल्फेट ले लेगा और सोडियम क्लोराइड के साथ बना लेगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज डबल डिस्प्लेसमेंट, की मतलब आयंस का एक्सचेंज होना रिएक्टेंट्स के साथ, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपके कंपाउंड्स होंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपका एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा। तो बैरियम क्लोराइड को जब मैंने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है, BaCl2, बैरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो BaCl2 प्लस Na2SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, Na2SO4। ये आपको याद होना चाहिए, क्या बन गया, बैरियम सल्फेट बन गया प्लस NaCl कॉमन सॉल्ट बन गया। ये बैरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट होगा। अगेन प्रेसिपिटेट कौन से होते हैं, जो इनसॉल्यूबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ठीक है। चलो ये हमने रिएक्शन अभी पढ़ी थी, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो लीड नाइट्रेट PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बन गया, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो लीड ने आयोडीन के साथ रिश्ता बना लिया और पोटेशियम ने नाइट्रेट के साथ, ओके। तो लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो PbI2 प्लस KNO3, पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो KNO3 आ गया। लीड की वैलेंसी 2 और आयोडीन की वैलेंसी 1, तो इसलिए क्या आ गया, PbI2। और ये लीड आयोडाइड क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट होगा, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखना, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बस आपको इधर उधर करना। और इसमें वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, बैरियम सल्फेट है। सिमिलर वे में दूसरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बनेगा, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो लीड आयोडाइड क्या आपका येलो कलर का होगा, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और आपका रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो आई गेस दो ही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें या तो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या वो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ठीक है। अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हम कब बोलेंगे, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, अगर एक सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। इन द सेम वे रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है,
अगर एक सब्सटेंस ने हाइड्रोजन को गेन करा है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। अगर वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तभी वो रिडक्शन हो जाएगा। अगर एक सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक सब्सटेंस ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया तो वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब दोनों चीजें साथ हो रही है। एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, कि एक में हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो गया और एक में ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। चलो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, एक मिनट, ये ऑक्सीडेशन का पहले इक्वेशन बता रही हूँ। कॉपर को जब आप ऑक्सीजन में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि ब्लैक इन कलर है, विच इज ऑक्सीडेशन। क्यों, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं यही कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो देखो क्या होता है, कॉपर प्लस वाटर बन जाता है। अब ध्यान से देखना, कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हुआ है और वो क्या बन गया, कॉपर, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड था पहले, उसने ऑक्सीजन लूज कर दिया तो कॉपर बन गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर आप H2 देखिए, H2 में क्या आ गया, H2O आ गया, तो H2 प्लस O, तो इधर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों हो रहे हैं। तो हमने जिंक ऑक्साइड लिया और इसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया, राइट, कि ऑक्सीजन हट गया और जिंक में कन्वर्ट हो गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, विच इज ऑक्सीडेशन अगेन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में। देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक है, और मैग्नीश क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, आपका रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है। और HCl में अगर आप देखें तो क्लोरीन अलग हो गया और हाइड्रोजन पे जाके ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या हो गया, आपका रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है, प्लस Cl2। तो मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड में अगर मैं HCl ऐड करूंगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 बनेगा। चलो, अब हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है कि जब भी एक मेटल मॉइस्चर एसिड के साथ अटैक्ड होता है तो वो कोरोड होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, ठीक है, उसको हम कोरोजन कहते हैं। जैसे आयरन अगर कोरोड होता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, पाउडर बन जाता है, जिसको रस्ट कहते हैं। सिल्वर ब्लैक कलर में हो जाता है कन्वर्ट कोरोजन के बाद, और कॉपर ग्रीन कलर में। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेंट्स लगाते हैं या हम कुछ कोटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो, रैंसिडिटी क्या होता है कि जो आपके फैट्स और ऑयल्स होते हैं ये क्या हाइड्रोजन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। फैट्स और ऑयल्स क्या होता है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जब इनके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो एक नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो नए प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं खराब होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका टेस्ट और स्मेल चेंज होने लग जाता है। तो रैंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, और जिसकी वजह से ऑयल और फैट्स जो है आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, और इसकी वजह से रैंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है। हम रैंसिडिटी को और कैसे प्रिवेंट करते हैं कि एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं ताकि ऑक्सीजन का एक्सपोजर कम हो जाए। और अगर आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट्स में, क्योंकि चिप्स अगर आप खाते हैं तो वो ऑयली फूड है, राइट, फैट्स है उसमें, तो उसमें भी हवा भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है। क्यों, ताकि आपका ऑक्सीजन के साथ एक्सपोजर कट कर सके। तो ये आपका रैंसिडिटी होती है। तो रैंसिडिटी बेसिकली किस में होती है, फैट्स और ऑयल्स में होती है, ठीक है, ताकि आप वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। ये ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है, इसमें भी ऑक्सीडेशन आ रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ये कोरोजन एंड रैंसिडिटी आर ऑलमोस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो या तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, कोरोजन और रैंसिडिटी, क्विक रिवीजन के लिए। सो दिस इज इट। बैलेंसिंग कैसे करनी है इक्वेशन की वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगी। तो ये नोट्स सफिशिएंट है अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है इस चैप्टर की, बिकॉज टाइम कम है। तो आप
पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब।